Generate the stiffness matrix for the frame corresponding to 3 degree of freedom as shown in figure below. आपको एक फ्रेम दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है, बीम का अरेंजमेंट दिया हुआ है AB और BC. AB और BC बीम का अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको. इस बीम में आपको कह रहा है AB और BC के बीम के अरेंजमेंट में आपको कह रहा है कि इसका जो है आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करना है. जनरेट द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द फ्रेम. इस फ्रेम का स्टिफनेस मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसमें आपको AE और EI को कांस्टेंट मानकर भरना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स का यूज करेंगे, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को कैलकुलेट करते हैं, यानी डीके का वैल्यू पहला स्टेप में कैलकुलेट करते हैं. आप इसको रिलीज करेंगे इस ज्वाइंट को, तो आपको यहाँ पे 3 अननोन मिलेगा, 1, 2 और 3. आप ज्वाइंट बी को रिलीज करेंगे तो वहां पे आपको 3 अननोन मिलेगा. अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को असाइन कर देंगे तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. U1 मान लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 को, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा बी का. U2 मान लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 को, और रोटेशन एट बी को हम लोग क्या मान लेंगे, U3 मान लेंगे. रोटेशन एट बी को हम लोग एट बी को हम लोग θ3 मान लेंगे, जो कि आपका थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टिफनेस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट फाइंड करेंगे. फाइंड स्टिफनेस मैट्रिक्स कोफिशिएंट. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट बी हम लोग अप्लाई करेंगे. जो बी पॉइंट है आपका, उस पर हम लोग यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दे रहे हैं. उसके बाद क्या कर रहे हैं, at a time apply unit displacement at B one at a time while keeping other degree of freedom 0. अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को 0 कर दे रहे हैं, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, केस 1 में समझेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग U1 डिस्प्लेसमेंट दे दिए, U1 इक्वल टू 1 डिस्प्लेसमेंट दे दिए बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अब क्या कर रहे हैं, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ मेंबर AB और BC को हम कैसे निकालेंगे, तो K11 इज इक्वल टू AE बाई L प्लस AE बाई L. मेंबर AB और BC का स्टिफनेस क्या हो जाएगा, इसका स्टिफनेस AE जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई L. K को हम लोग क्या देते हैं, K इज इक्वल टू आपका होता है, K इज इक्वल टू हो जाता है आपका AE बाई L. K इज इक्वल टू हो जाता है AE बाई L. दोनों मेंबर के लिए आपका वैल्यू स्टिफनेस का हो जाएगा एट K11 AE बाई L प्लस AE बाई L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AE बाई L. आगे हम क्या करेंगे, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लगाकर स्टिफनेस का वैल्यू तो निकाल लिए. अब दूसरा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट U2 लगाए एट बी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा K22 का वैल्यू क्या आ गया, 3KEI बाई LQ. 3EI बाई LQ, 3EI बाई LQ K22 का वैल्यू आ गया. वैसे ही रोटेशन के लिए क्या आ जाएगा आपको, रोटेशन के लिए स्टिफनेस का वैल्यू 4EI बाई L प्लस 4EI बाई L, यानी 8EI बाई L आपको स्टिफनेस का वैल्यू आ जाएगा K33 पर, जब हम लोग रोटेशन ऑफ 1 यूनिट अप्लाई करेंगे बी पॉइंट पे. 1 यूनिट का रोटेशन हम लोग यदि अप्लाई कर रहे हैं. अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये जो यूनिट थीटा के कारण 4EI बाई L कैसे आया, 3EI बाई LQ कैसे आया, तो इन सारे का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में.
यहाँ पे देखिए, यदि आपका एक बीम है फिक्स्ड है, तो उस पे एक एंड पे यदि आप रोटेशन दे रहे हैं तो उसके कारण स्टिफनेस का कुछ वैल्यू आता है, रोटेशन के कारण 4EI/L आता है। आप जान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट यदि दे रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यदि दे रहे हैं तो 3EI/L आएगा, LQ आएगा। और यदि आप हॉरिजॉन्टल दे रहे थे तो EI/L आ रहा था, AE/L आ रहा था। इसके बाद हम लोग इन तीनों वैल्यू को निकाल कर K11, K22 और K33 के वैल्यू का यूज कर हम लोग एक स्टिफनेस मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, जिसमें आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कपल था आपका K11 और K12 और K21 का, इसका वैल्यू, इसके स्टिफनेस का वैल्यू 0 रह रहा है। वहीं K13 और K31 का वैल्यू जो है 6EI/L² हो जा रहा है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, और K23 और 32 का 6EI/L² हो जा रहा है ड्यू टू वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण क्या हो जा रहा है, 13 और 31। आप यहां से इस ज्वाइंट को रिलीज करें, इस ज्वाइंट को रिलीज करें 13 और 31, जो किसके कारण हो रहा है, जो किसके कारण हो रहा है, आपका मोमेंट और हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण हो रहा है। 1 पर 3 के कारण हो रहा है और 3 पर 1 के कारण हो रहा है, जिसका वैल्यू 6EI/L² हो गया। और 23 और 32 पर भी 6EI/L², मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल फोर्स और मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स का केस हो गया आपका। मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स और मोमेंट ड्यू टू वर्टिकल फोर्स का केस हो गया यहाँ पे। अब इन सारे के वैल्यू को हम कैलकुलेट किए, उसको हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। Thus the stiffness matrix is as 2EI/L 0, 6EI/L², 0, 3EI/LQ, 6EI/L², 6EI/L², 6EI/L² और 8EI/L का आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा आपका। देखिए यहाँ पे जो है AE/L को हम लोग देखिए कैसे कन्वर्ट किया है, यहाँ पे EI/L लिखा है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है a beam of total length 2L is simply supported on 3 rigid support. 2 supports are at the end, one at the left at the middle of the beam. The moment of inertia of the middle span of the beam is I, while that of left span is 2I. The right span carries a point load WL and mid span carries at its mid, and the left span carries uniformly distributed load W per unit length. Calculate the reaction at support. मान लीजिए ये आपका बीम है A, B और C। अब आपसे कह रहा है कि राइट स्पैन जो है एक WL मैग्नीट्यूड का लोड कैरी कर रहा है, जो कि सेंटर पर लाई कर रहा है BC के, और लेफ्ट स्पैन पे आपका एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है W पर यूनिट लेंथ। और क्या दे दिया है आपको इस क्वेश्चन में, लेफ्ट स्पैन के मोमेंट इनर्शिया का वैल्यू 2I और राइट स्पैन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू I दे दिया है आपको। टोटल लेंथ आपके बीम का 2L है। अब इसमें आपको कह रहा है कि रिएक्शन निकालने के लिए कि आपका जो है सपोर्ट A, सपोर्ट B और सपोर्ट C पे क्या क्या लोड लग रहा है, क्या क्या रिएक्शन आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे पहले फॉर ईच स्पैन, क्योंकि ये क्लेप्रियन थ्योरम से बनेगा। कंटिन्यूअस बीम का प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यूअस बीम का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्लेप्रियन थ्योरम से बनाएंगे। उससे को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को निकाले हैं। फॉर स्पैन 1-2 FEM12 बराबर WL²/12 और 2-1 यहीं पे माइनस लग जाएगा WL²/12। आगे देखेंगे 2-3 के लिए FEM23 बराबर WL² 8 और 3-2 के लिए माइनस ऑफ WL² 8।
जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, एम आई जे बराबर एफ एम आई जे प्लस 2 ई आई बाई एल इंटू 2 थीटा आई प्लस थीटा जे माइनस 3 डेल्टा। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन में सेटलमेंट का कोई वैल्यू नहीं दिया है, यानी इस क्वेश्चन में आपका बीम का कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। रोटेशन हो रहा है लोड लगने के कारण, पर सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो हियर नो सेटलमेंट इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में डेल्टा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, और एफईएम आईजे यानी मोमेंट ऑफ बीम एट बीम 1-2 यदि हम निकालें, मोमेंट एट बीम यदि 1-2 निकालें, तो उसका वैल्यू हम सीधा एफईएम आईजे यानी एफईएम 1-2 का वैल्यू WL स्क्वायर बाई 12 पुट कर देंगे इनटू 2EI, यहाँ पे क्या है 2EI बाई L, तो 2EI। अब देखिए स्पैन 1-2 या AB, यहाँ पे हम लोग AB माने हैं क्वेश्चन में, 1-2 यहाँ पे मान लीजिए इस स्पैन को, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको, क्योंकि आगे के सॉल्यूशन में हम लोग 1-2 माने हैं, तो 1, 2 और 3। तो स्पैन 1-2 पे आप देखिए, स्पैन 1 पे आप क्या देख रहे हैं, 2EI बाई L हो जा रहा है, जबकि आपका स्पैन 2-3 पे EI बाई L हो जा रहा है। तो इधर से नंबरिंग है आपका, नंबरिंग इधर से है आपका, वन, 2 और 3, 1, 2, 3, ध्यान देंगे। वन टू थ्री। अब देखिए स्पैन 1-2 पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ई आई का वैल्यू 2i है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम का वैल्यू जो है 2i है, तो यहाँ पे 2EI बाई L हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2EI बाई L इंटू 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये जो है आपके इस इक्वेशन का ही पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका क्लैप्रियन थ्योरम है, ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की तरह ही बनता है, सिर्फ इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस बीम पे अप्लाई होता है। तो यहां से एक M12 निकाल लिए थे हम लोग, अब हम लोग M23 निकालेंगे। M23 निकालने के लिए WL स्क्वायर बाई 8 कैसे हुआ, तो FEM23 देखेंगे, FEM23 का वैल्यू WL स्क्वायर बाई 8 हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे FEM23 का वैल्यू WL स्क्वायर बाई 8, और बीम 23 में आपका क्या है, I का वैल्यू I ही है, तो 2EI बाई L हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा 3 प्लस थीटा 2। अब देखिए सम ऑफ मोमेंट एट ईच ज्वाइंट जो है वो 0 होना चाहिए। हमें पता है कि सारे ज्वाइंट पे जो मोमेंट का सम है वो 0 होगा, तो ज्वाइंट 1 पे क्या होगा, M12 का वैल्यू, ज्वाइंट 2 पे M21 प्लस M23 का वैल्यू 0, और ज्वाइंट 3 पे M32 का वैल्यू 0 होगा आपको, ज्वाइंट 3 पे M32 का वैल्यू आपको 0 होगा। फॉर स्पैन AB या 1-2 कह दें, और फॉर स्पैन AB या कंफ्यूजन दूर ना रहे आपका, क्योंकि AB हम लोग कोई स्पैन नहीं दिया, हम लोग 1-2 और 2-3 नाम लेकर चल रहे हैं। फॉर स्पैन 1-2, ठीक है, और 2-3, फॉर स्पैन 1-2 और 2-3, 1-2 के लिए क्या हो जाएगा, M12 का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, M12 वाले इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए थीटा को बाहर ले आएंगे, थीटा को बाहर ले आएंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 2EI बाई L और 2 टाइम्स ऑफ 2EI बाई L हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। वैसे ही हम लोग बीम 2-3 में क्या करेंगे, M32 को सॉल्व करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, और M32 का इक्वेशन यहाँ पे प्लेस कर देंगे, क्या आएगा, WL स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3EI बाई L थीटा 3 प्लस EI बाई L थीटा 2। तो यहाँ पे देखिए थीटा को हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए हैं। अब चलेंगे इसके आगे के स्टेप में। हम लोग क्या किए, जो ज्वाइंट 1, ज्वाइंट 2 और ज्वाइंट 3 का कंडीशन हम लोग अभी लिखे हैं,
ज्वाइंट 1 पे क्या लिखे हैं, M12 का वैल्यू 0 होना चाहिए। ज्वाइंट 2 पे क्या लिखे हैं, 21 प्लस 23, M21 प्लस M23 का वैल्यू आपको 0 होना चाहिए। और ज्वाइंट 3 पे जो है आपका M32 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यही किए हैं हम लोग, M21 प्लस M23 का वैल्यू 0 पुट कर दिए हैं। यहाँ से WL स्क्वायर बाई 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2EI बाई L थीटा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2EI L थीटा 1 और फिर M32 का वैल्यू को यहाँ पे लिख कर इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किए हैं, देखिए यहाँ पे ये टर्म आपका वैसे ही उतर गया नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ 2EI बाई 2 टाइम्स ऑफ 2EI L थीटा 1 और माइनस साइन के साथ ये उतर गया। बस यहाँ पे आप देखिए कि जो ये इक्वेशन है इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन आ गया है। अब आगे देखेंगे, अब हमारे पास जो है इन तीन ज्वाइंट के इक्वेशन का यूज कर 3 इक्वेशन हमें आया है और 3 इक्वेशन आया है और हमारे पास 3 अननोन था। 3 इक्वेशन हमारे पास आया, कौन कौन था, 0 इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8 प्लस 8 EI थीटा A प्लस 4 EI थीटा B। वैसे ही इक्वेशन 2 आया और इक्वेशन 3 आया। अब हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो थीटा A का वैल्यू आ रहा है आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा A का वैल्यू LQW बाई 160 EI आएगा, थीटा B का वैल्यू LQW बाई 120 EI और थीटा C का वैल्यू LQW बाई 15 EI आएगा, LQW बाई 15 EI आएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, M1, M2 और M3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, M1, M2 और M3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों को फिर से इसमें पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और रिएक्शन को फाइंड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और रिएक्शन को फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बार फोर्स इन द मेंबर U2 U3 L2 L3 U2 L3 of the truss shown in the figure below. The length of each panel is 5 meter and the height of the truss is 5 meter. देखिए आपका ट्रस का डायग्राम कैसा है, इस क्वेश्चन के ट्रस का डायग्राम कैसा है। ट्रस का डायग्राम कुछ ऐसा है आपका। आपको क्वेश्चन पहले से लिख के बताने का उद्देश्य यही है कि जो भी सॉल्यूशन जा रहा है आपका वो काफी टाइम टेकिंग है और उसको बनाकर लिखना साथ साथ बताना मुश्किल हो जा रहा था। इसीलिए हम लोग कुछ चीजों को पहले लिख ले रहे हैं ताकि आपका समय बचे और चीजें आप समझ पाए। तो ये आपका ट्रस है और यहां पे आपको कह दिया है L1 L0 L1 L2 L3 और यहां पे कह दिया है U0 U1 U2 U3 और U4। ये आपका ट्रस दिया हुआ है
और ये आपका क्या है, इन्वर्टेड वेरिएंट ट्रस, जिसके टॉप कॉर्ड पे आपका लोड रहता है और बॉटम कॉर्ड सपोर्ट करता है आपका। तो इसका आपको कह रहा है ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द मेंबर U2 U3, यानी इस मेंबर का बात कर रहा है L1 L3, L2 L3 और U2 L3। एक मिनट, नंबरिंग थोड़ा आपको चेंज करना हो, नंबरिंग थोड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बार फोर्स इन मेंबर U2 U3 L2 L3 U2 L3 of the truss shown in the figure below. The length of each panel जो है आपका 5 मीटर का है and the height of the truss is 5 मीटर। मतलब ये जितना पैनल आप देख रहे हैं ये आपका वेरिएंट ट्रस है, इन्वर्टेड वेरिएंट ट्रस है आपका ये, और इसमें आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस किस मेंबर के लिए ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो U2 U3 यानी इस मेंबर के लिए, L2 L3 यानी इस मेंबर के लिए, और U2 L3 यानी ये डायगोनल मेंबर जो है, एक टॉप कॉर्ड हो गया, बॉटम कॉर्ड हो गया और एक डायगोनल मेंबर हो गया। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम लोग पहले बॉटम कॉर्ड यानी L2 L3 का पहले ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सपोर्ट रिएक्शन को निकालेंगे R1 पे। आपका टोटल मेंबर का लेंथ जो है वो 20 मीटर का है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर, और बॉटम मेंबर का जो लेंथ है वो 15 मीटर का है, तो 15/20 कर दिए, 3/4 आपका आ गया। आगे है क्योंकि यहाँ पे कोई वेट और मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग रिएक्शन को लेंथ के टर्म में कैलकुलेट किए, आपके मेंबर के लेंथ के टर्म में। लेंथ का यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, मेंबर नंबर ऑफ मेंबर यानी एक रेशियो के टर्म में हम लोग रिएक्शन को शो कर रहे हैं। हम लोग कोई लेंथ नहीं लिख रहे हैं, हम लोग एक रेशियो के टर्म में जो रिएक्शन है आपका वो शो कर रहे हैं कि 3/4 होगा U1 पे। टेकिंग रिएक्शन बिटवीन U2 U3 और U3 L2, तो जब लोड आपका जो है U2 और U5 के बीच होगा तो राइट सेक्शन पे हम एक सेक्शन लिए और सेक्शन से हम लोग मोमेंट का इक्वेशन लिख दिए, मतलब कि फोर्स एट 2-3 आपका क्या हो जाएगा, फोर्स एट 2-3 मेंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ये L2-3 मेंबर पे, L2 L3 मेंबर पे आपका हम फोर्स निकाले। इस इक्वेशन का यूज करके बेंडिंग इक्वेशन सिंपल हम लोग बेंडिंग इक्वेशन को पुट कर दिए राइट सेक्शन में, और ये इक्वेशन हम डिराइव किए हैं, और यहां से हम लोग जो है L23 का वैल्यू जो है -15/16 ऑब्टेन किए हैं, -15/16 ऑब्टेन किए हैं। और इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को U1 और U2 दोनों एंड पर शो कर इसको 15/16 के मैग्नीट्यूड से इसको राइज कर दिए हैं यहाँ पे, जहां पे आपका सेक्शन बन रहा है, जहां पे आपका सेक्शन बन रहा है वहां पे हम 15/16 के मैग्नीट्यूड से राइज कर दिए हैं। अगला आपका क्वेश्चन में था टॉप कॉर्ड यानी U2, टॉप कॉर्ड कौन था आपका, U2 U3 का ILD ड्रॉ करना था, U2 U3 का ILD आपको ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे टॉप कॉर्ड के लिए भी फिर से हम लोग लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन निकाले हैं। लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन निकालने के बाद जब लोड जो है U2 और U4 के बीच में होगा तो कंसिडरिंग राइट हैंड पोर्शन ऑफ द सेक्शन एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट L2 के अबाउट हम लोग मोमेंट लिए हैं और इस इक्वेशन को लिखे हैं, जिसमें हम लोग F23 का वैल्यू FU2 U3 का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश किए हैं कि आपका जो मेंबर है जिसका हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं उस मेंबर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो FU2 U3 का डिस्टेंस गुना RU इंटू 7.5 किए यहाँ पे, इसको फर्दर सॉल्व किए हम लोग, तो आपको जो है FU2 और U3 में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है 3.75/4 आ गया है, जो कि आपका टेंशन में है। तो ये हम लोग यहाँ पे U1 और U5 को
उल्टा लिखा गया है। U1 और U5 को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं और कितने मैग्नीट्यूड से रेज किए हैं, जहां पे सेक्शन कट रहा है आपका 3.75 के मैग्नीट्यूड से। ILD फॉर टॉप कॉर्ड U2 U3। अगला है आपका फॉर डायगोनल मेंबर। डायगोनल मेंबर के लिए हमें रिएक्शन लेफ्ट सपोर्ट पे फिर से वही आया 0.5 और राइट सपोर्ट पे हमें रिएक्शन आ गया क्या 5/20 यानी कि 0.25। अब देखिए यहां से हम लोग जो है FU2L3 का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। FU2L3 गुना रिएक्शन प्लस रिएक्शन कर देंगे तो इसका वैल्यू जो है हम रिएक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें FU2L3 का वैल्यू जो है -0.5 कंप्रेशन में आएगा। वैसे ही जब हम लोग व्हेन द लोड इज बिटवीन U1 एंड U2, यहां पे देखिए आपका जो था वो रिएक्शन और सपोर्ट के यूज से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। अगला आपका है जब आपका लोड U1 और U2 के बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जिसपे कि हमारा जो है FU2 और L3 का वैल्यू माइनस में है और प्लस ऑफ रिएक्शन, हम जो रिएक्शन 1/4 यहाँ पे कैलकुलेट किए उसी को यहाँ पे पुट कर दिए हैं। जो रिएक्शन हम लोग ये राइट सपोर्ट के लिए जो रिएक्शन कैलकुलेट किए थे ये लेफ्ट सपोर्ट के लिए था और ये राइट सपोर्ट के लिए हम लोग रिएक्शन को यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे हमें FU2L3 का वैल्यू जो है 0.25 टेंशन में आ गया। अब देखिए आपका जो है डायगोनल मेंबर पे दो फोर्स आ रहा है U2L3 में, कितना कितना का U2L3 में -0.5 कंप्रेशन का और 0.25 टेंशन का। तो यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जहां पे आपका सेक्शन कट कर रहा है वहां पे हम लोग इसको मर्ज कर देंगे और इसके डायगोनल को इसके डायगोनल के दोनों साइड को हम एक टेंशन साइड और एक कंप्रेशन साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देकर इसको रेज करेंगे। तो ये आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम था इंक्लाइंड मेंबर या डायगोनल मेंबर का। तो क्वेश्चन 7 आपका ये था। 7 का पार्ट बी में आपसे पूछ रहा है रियल वर्क डन और वर्चुअल वर्क डन में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन 7 का बी में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वर्क डन एंड वर्चुअल वर्क डन, ऑल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बीम। तो रियल वर्क डन और वर्चुअल वर्क डन में आपका डिफरेंस है, रियल वर्क जो है वो एक्चुअल वर्क है और डन बाय रियल फोर्सेस, जबकि वर्चुअल वर्क क्या है इज डन बाय रियल फोर्सेस एक्टिंग थ्रू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। रियल वर्क हो रहा है पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्चुअल वर्क डन में, और वर्चुअल फोर्स लग रहा है और रियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को हम लोग वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। रियल वर्क हो रहा है और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या वर्चुअल वर्क हो रहा है और रियल डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग वर्चुअल वर्क कहते हैं। रियल वर्क के बारे में और कहा है एसोसिएटेड विद एक्चुअल डिफॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, जबकि वर्चुअल वर्क जो है कंसेप्चुअल टूल जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में करते हैं टू डिराइव इक्विलिब्रियम इक्वेशन और फाइंड अननोन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्चुअल वर्क डन का यूज करते हैं। अगला डिफरेंस क्या है आपका, रियल वर्क डन स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी इन द बॉडी, जो बॉडी में हम रियल वर्क कर रहे हैं वो एज स्ट्रेन एनर्जी आपका स्टोर हो रहा है, जबकि वर्चुअल वर्क जो है आपका डज नॉट करस्पॉन्ड्स टू एनी एनर्जी स्टोरेज। वर्चुअल वर्क के कारण आपका कोई एनर्जी का स्टोरेज बॉडी में नहीं होता है। तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन का डिफरेंस।